नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम बात करते हैं राजस्थान की संस्कृति। राजस्थान की संस्कृति तो आपको कहीं लग रहा है अक्सर पहले वाली क्लास चल रही थी उसका क्या है? वही तो संस्कृति थी, वही क्लास थी संस्कृति, लेकिन वो राजस्थान की वास्तु परंपरा एवं प्रदर्शन कला थी, जिसके अंदर कला वगैरह थी, चित्र वगैरह थे, जो संगीत थे, गीत वगैरह थे, और मंदिर थे, और त्यौहार थे, और दुर्ग वगैरह थे। जितने भी थे वो उन क्लासों के अंदर था, जिसका नाम था राजस्थान की वास्तु परंपरा एवं प्रदर्शन कला। थी वही कल्चर, लेकिन इसमें से थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है देखिए, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं फिर बता देते हैं। एंड सोशल लाइफ, ठीक है, सोशल लाइफ, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये थोड़ा सा गलत है। SCO ठीक है, सोशल लाइफ। अब इसमें क्या है देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है। क्या है, अब इसके अंदर एक तो रस्में वगैरह होती हैं। सर क्या रस्में? जैसे राजस्थान के जो कल्चर होती हैं, जिसके अंदर शादी विवाह होते हैं, जन्म होता है, और जन्म होने के बाद में क्या क्या प्रक्रिया होता है, कौन सी रस्में की जाती हैं, ठीक है, तो वो सारी किस्में आएगी राजस्थान की संस्कृति के अंदर आएगी, ठीक है। फिर हम आएंगे एक जो गहने वगैरह होते हैं, गहना होता है ना जो महिलाएं पहनती है, पुरुष पहनते हैं, और महिलाओं के कपड़े कौन से प्रसिद्ध हैं, ओढ़नी वगैरह, चुंदड़ी, ठीक है। तो जितने भी वो सारी थी वो बातें करेंगे इसके अंदर। फिर पुरुष के अंदर कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध होती हैं, वो क्या पहनते हैं। फिर हम खाने की बात करेंगे, कौन सा खाना कहाँ का प्रसिद्ध है। वो जितने भी सारी बात होगी वो राजस्थान की संस्कृति की होगी। तो पहली बात होगी ये। फिर दूसरी बात तो ये है कि राजस्थान की जो संस्कृति कैसे कहते किसे, संस्कृति क्या है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। पहली बात। दूसरी बात ये है, तो देखिए राजस्थान की संस्कृति है वो अंग्रेजी भाषा के कल्चर से बनी है, ठीक है, कल्चर, सॉरी, राजस्थान की संस्कृति उनको अंग्रेजी भाषा में कल्चर कहते हैं, बनी नहीं है, कल्चर कहते हैं। और इन्हीं कल्चर को लैटिन भाषा, इसके अंदर इसको क्या कहेंगे, कल्ट, क्या कहेंगे, कल्ट, या फिर हम कह सकते हैं कल्टर, ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा, विकसित, ये फिर हम कह सकते हैं सुधरी हुई स्थिति, वो हो जाती है संस्कृति, ठीक है। थोड़ा सा परिवर्तन होता है। फिर हम राजस्थान की संस्कृति या फिर अन्य संस्कृति का दूसरा रूप ले सकते हैं। कैसे? दो क्षेत्र मान लीजिए, ये और राजस्थान का पड़ता है और कहीं दूसरा और क्षेत्र पड़ता है। तो देखिए मान लीजिए इधर वाला पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, तो इनकी संस्कृति अलग होगी, इनकी संस्कृति क्या होगी बाबू, अलग होगी। सीधी बात तो ये है। फिर संस्कृति में और क्या अंतर होगा भाई, खान पान का अंतर होता है, खान पान, ठीक है, इनका खान पान अलग होगा, इनका खान पान अलग होगा। फिर पहनावा, ठीक है, कपड़े वगैरह सारे में अंतर होगा, इनके कपड़े अलग हो गए, इनके कपड़े अलग होंगे। फिर और क्या अंतर होंगे, और अंतर दे सकते हैं, भाषा का अंतर होगा, वहाँ की भाषा एक अलग बोली जाएगी, पाकिस्तान बॉर्डर की है ना उस साइड वाले, और इधर साइड वाले अलग बोलेंगे। तो सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग तरीके से एक स्थान पर एक विशेष रूप से बोली जाने वाली भाषा, एक स्थान पर विशेष रूप से पहने जाने वाले कपड़े, एक स्थान पर विशेष रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार, वो क्या आते हैं, संस्कृति के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं, वो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, राजस्थान के जो जितने भी त्यौहार वगैरह होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, परंपरा और विकास, क्या करेंगे, परंपरा और विरासत।
देखिए, राजस्थान की परंपरा, परंपरा या दूसरा रूप कह सकते हैं विरासत, विरासत। ठीक है, इससे रूप दूसरा हम और ले सकते हैं, स्त्री व पुरुष की रस्में। ठीक है, रस्में जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, ये बात होती है। सो सर आप क्या बात करेंगे, किस प्रकार करेंगे? सर हमें तो वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं, किस प्रकार निकलते हैं, वो हम एक चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे। एक चित्र ले लेंगे, जिस चित्र के माध्यम से व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी रस्में होती है, त्यौहार वगैरह की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कौन से त्यौहार कब मनाए जाते, वो चीज़ें लोग होती हैं। रस्में, जन्म के समय कौन सी रस्में होती हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, गुरु के बाद में जाता है, वो रस्में कौन सी होती है। ठीक है, फिर जो 3-4 साल का होने के बाद जो बाल, सिर के बाल हटाए जाते हैं एक साथ में, वो कौन सी रस्में होती हैं। फिर सगाई की रस्में कौन सी होती हैं। फिर वो विवाह करने के टाइम कौन सी रस्में होती है। जितनी भी रस्में होगी वो सारी बातें करेंगे। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्या है? सर ये तो गोल है, वो चक्रिया है, और तो क्या है? चक्रिया नहीं है, कुआ है। क्या है? कुआ है, कुआ। ठीक है, और दूसरी भाषा में, देसी भाषा में बोले तो बेरो के बोली, बेरो बोल सको। यही दो भाषा होती हैं जो बोला जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप बोलेंगे चित्र भी खतरनाक बनाते, ये उल्टा बन गया है ना। ठीक है, ये बोर्ड ला जो भी वो सारे बताएंगे त्योहार किस पर। सॉरी, क्या बता रहा हो यार, जो बाद में गहने वगैरह वो उसके बारे में बात करें, लेकिन फिलहाल हम कौन सी बात करें? अब ये क्या है? सर ये तो स्त्री है। ठीक है, स्त्री है। अब इनका हुआ है बच्चा। क्या हुआ है? बच्चा। सर तो आप यही बताएंगे हमको, तो आपको कौन सी चीज़ें बताएंगे? यही बताएंगे। ठीक है, अब इनका बच्चा हुआ है, तो ये बच्चा इनका, जब जैसे ही बच्चा जन्मता है तो 7 दिन 8 दिन या 10 दिन होते हैं, तब उनको क्या करते हैं, ले जाते हैं कि भाई, भाई उनके नाम वगैरह करते हैं उनके, मतलब एक, कैसे बोल सकते हैं, हाँ जैसे घर है वो मतलब अच्छा सुरक्षित रहे। जो हमारी एक नई संतान घर में उत्पन्न हुई है, एक आत्मा है वो नई, मतलब हमारे परिवार में आई है, तो एक खुशी का माहौल हो, एक अच्छी मतलब एक आगे के समय के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हो जिसके बारे में मतलब हमारा गुजारा है अच्छी प्रकार से चल सके। यानी एक अच्छी मनोकामना करते हैं जब एक बच्चा घर में होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उन बच्चे को लेके क्या करेंगे, कुएं पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कुएं पर, ये यहाँ पर। ठीक है, और कब जाएंगे? जैसे 8 दिन या 10 दिन हो जाते हैं, और पहले ब्राह्मण से पूछेंगे भाई, पुरोहित से, एक त्योहार वगैरह, सॉरी मुहूर्त वगैरह देखेंगे, सही अच्छा मुहूर्त होगा तब उस समय क्या करेंगे, सारी महिलाओं को इकट्ठा करेंगे भाई। जैसे गांव वाले होते हैं तो गांव के जो अपने परिवार होते हैं उसके आसपास को सबको बुलाते हैं कि भाई ये आइए, और हमारे ये बच्चा हुआ है, और इनको हम मतलब कि कुएं पर जाएंगे और शुभ कामना के लिए जाएंगे। तो जिसको हम कहते हैं जलवा पूजन। क्या कहते हैं? जलवा पूजन। तो थोड़ी सी आपको समझ में आ गई होगी। जलवा का मतलब क्या होता है? जल, जल का मतलब क्या होता है? पानी। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। जलवा पूजन, जल का पूजन करना, वो मतलब पानी को पूजते हैं, उनको ले जाके, बच्चे को ले जाके साथ में। तो अब कैसे लेके जाएंगे? तो ये अब मैं लेके करेगी अपने बच्चे को ले जाएगी कुएं पर। कैसे ले जाएगी? ढोल नगाड़ा बजा के। ठीक है, ढोल थाली,
ढोल, थाली, नगाड़ा। अब अलग अलग रीति होती है, कहीं पर ज़्यादा पैसे होते फिर ज़्यादा मतलब अच्छा करेंगे, कहीं पर कम होते फिर नॉर्मली करेंगे। तो ये कोई दबाव नहीं है। तो एक महिला द्वारा जब बच्चा होने पर 8 या 10 दिन बाद में शुभ मुहूर्त पर कुआं पर ले जाकर एक शुभ कामनाएं की जाती हैं। जिस प्रकार कुआं के अंदर पानी भरा रहता है, उसी प्रकार मेरा बच्चा भी है जो ये घर में आया, तो इसी प्रकार परिवार कैसा होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। लेकिन आज के ज़माना में आप देखोगे तो फिर कुआं पर ले जाते हैं, तो अभी तो कुआं भी खाली है, तो फिर परिवार को खाली थोड़ी करना है ठीक है ना। अब जैसे भी बच्चा हुआ है, ठीक है, तो इन बच्चे की शुभ कामना के लिए जैसे जलवा पूजन होता है, इसको हम कौन सा कहेंगे, जलवा पूजन कहेंगे। ये रस्म होती है। तब इन बच्चों को कुआं पर लेकर जाएंगे कि भाई कुआं के अंदर पानी है। तो अब क्या कुआं पर थोड़ी ले जाते हैं, बहुत कम, ऐसा कभी नहीं होता है कुएं पर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी है ही नहीं कुआं के अंदर। अब बाईस चांद लेके चले जाइए कुएं के अंदर, फिर कुआं खाली है तो घर को खाली थोड़ी करना है। फिर ये बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ होती है। तो ये हो जाती है हमारी जलवा पूजन, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, ये हो गया टाइम बीतने के बाद में 3 साल का हो गया। कितना साल हुआ ये बच्चा, 3 साल हो गया, मिटा था, ठीक है। ठीक है, अब 3 साल का हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, गंजा करेंगे। क्या करेंगे, गंजा करेंगे, यानी कि मुंडवाना, ठीक है, या जड़ूला चढ़ाना। क्या हो गया, जड़ूला चढ़ाना या फिर मुंडवाना संस्कार। मुंडवा ना, या हम इसको कह सकते हैं झाड़ूला, झाड़ूला संस्कार। तो इसको क्या कहेंगे, 3 साल के होने के बाद में उस बच्चे को मंदिर या कुआं पर ले जाकर बाल है वो गंजा किया जाता है, जिसे हम मुंडवाना या फिर जड़ूला संस्कार कहते हैं। तो ये तो ध्यान रखना, मुंडन या जड़ूला कह सकते हैं, मुंडवाना या मुंडन कर दीजिए, सही रहेगा, मुंडन, ठीक है। मुंडन कह सकते हैं या फिर जड़ूला कह सकते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा तो अब उनको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसको हम कहेंगे उपहार संस्कार। क्या कहेंगे, उपहार संस्कार। बच्चे को एक शिक्षा देने के लिए गुरु के पास में भेजा जाता है, ठीक है। मानसिक बुद्धि का विकास के लिए बच्चे को गुरु के पास में भेजा जाता है। उस संस्कार को कहते हैं उपहार संस्कार। क्या कहेंगे, उपहार संस्कार। उपहार कह सकते हैं, उपनयन कह सकते हैं, अच्छा रहेगा, उपनयन, उपनयन, ठीक है, उपनयन संस्कार। तो हमारी ये बात हो जाती है। अब देखिए, पढ़ने भी लग गया, भाई होता है ना, भाई पढ़ाई भी कर रहा है, ठीक ठाक काम चल रहा है, तो अब क्या करेंगे, आज भाई धीरे धीरे बड़ा होगा फिर इसकी सगाई करेंगे। और तुम क्या करेंगे, सर ये कब इतनी जल्दी सगाई, तो भाई ये रस्म होती है, तो रस्म के अंदर यही चीज़ होगी ना। तब मान लीजिए ये बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इसकी हम करेंगे सगाई। सर आप मजा करें क्या, तो रियल में यही करेंगे। क्या करेंगे, गोद भराई, गोद भराई। देखिए गोद भराई का 2 अर्थ निकलते हैं, ठीक है ना। एक अर्थ तो ये निकलता है जैसे में शादी होती है ना, उस समय शादी जब होने के बाद में एक सगे जो वधू के पक्ष वाले होते हैं वो उधर रह जाते हैं, और ये जो वर के पक्ष वाले होते हैं वो वापस रवाना होते हैं, वे अब हम जा रहे हैं। तो वो है ना, पतासा वगैरह जो भी मिठाई होती है वो वापस उनको सौंपते हैं, यानी कि जो उनके खोड़ भराते हैं, गोद भरे, वही एक गोद होता है इस प्रकार। तो वो थोड़ा सा अलग होता है, ये थोड़ा सा अलग है, उसका नाम ऐसे समझ सकते हैं। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि भाई गोद भरे किसे कहते हैं, तो कहीं होता है शादी के समय वर पक्ष द्वारा जो मिठाई दी जाती हैं वधु पक्ष को, तो उसे हम गोद भरी कहते हैं। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये गलत होता है। तो हम रियल क्या है वो देखिए, जिस समय वधु की सगाई होती है, ठीक है ना, जिस समय वधु की सगाई होती है उस समय वर पक्ष से, ठीक है ना, अब ये सगाई करने जाएंगे इस लड़की की, ठीक है, और सगाई करके वापस जब आएंगे तो क्या लेकर आएंगे भाई, मिठाई वगैरह पतासा वगैरह जो भी लेके आएंगे ना, वो ला के क्या देंगे, वधु को देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, गोद भरे कहेंगे, जिसका तात्पर्य होता है सगाई हो गई। क्या हो गई, सगाई।
सर क्या क्या नाम निकाल दिया। अरे भाई यही तो कल्चर होती है। सगाई हो गई, हो गई, जिसमें क्या होता है और क्या देंगे भाई, कपड़े वगैरह देंगे, और देखिए एक तो मिट्टी तो देंगे, साथ में कपड़ा देंगे, कपड़ा देंगे, आभूषण देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, जब कपड़े दिए जाते हैं, आभूषण दिए जाते हैं, जिससे में सब सगाई होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गोद भराई कहते हैं। क्या कहते हैं, गोद भराई कहती हैं। तो उस समय कपड़े दिए जाते हैं और आभूषण दिए जाते हैं और भी मिठाई वगैरह दी जाती हैं। जिस समय उस वधू को मिठाई वगैरह देते हैं, कपड़े देते हैं, तो वो कपड़ा पहनती हैं और आभूषण पहनती हैं, और पहनने के बाद में ऐसे चलती है, ठमक ठमक ठमक, रुक रुक कर चलती है ना। तब उनको कोई बोल देते हैं, यार देखे नहीं तेरे ऐसे क्या है आभूषण वगैरह, कभी हमने नहीं देखे क्या। वो बोलते हैं मेरे ससुराल वाले लेके आए हैं, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार ऐसी बातें भी होनी जरूरी होती हैं ताकि आपको भी याद आराम से हो जाए। तो अब सर ये हम समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे इसको याद रखेंगे, तो वो भी दिक्कत होती है कई बार। तो देखिए, अब गोद भराई तो ये आप ऊपर ले लीजिए, खुद के ऊपर लेना है। आज की जितनी भी हमारी क्लास होगी वो ओनली फॉर खुद के ऊपर ज़्यादा लेनी है। कैसे लेंगे, चलो देखते हैं। अब मान लीजिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके ऊपर लीजिए, आपकी सगाई हुई है। क्या हुई है, आपकी सगाई हुई है। आपसे ये तो लड़की है, तब तो आप मतलब वधू समझ लीजिए अपना आपको, या फिर लड़के हैं तो आपको अपना क्या समझ लीजिए, वर समझ लीजिए, यानी कि बनना, और एक दूसरे की बननी, हो गए ना। तो दोनों में से एक समझ लीजिए। तो उस समय अब सगी होगी, उस समय हम क्या कहेंगे, गोद भरी कहेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो सर अब गोद भरी हो गई, अब क्या होगा, अब भाई लगन होगा। क्या होगा, लगन। सर कौन से नए नाम लेके आए। अब भाई देखिए, मान ले अब इनकी सगी हो गई है वधू की, ठीक है। तो अब एक नया त्योहार आएगा, वो आएगा लगन। ठीक है, अब इस लगन के अंदर क्या होता है, लगन पत्रिका कह सकते हैं, लगन पत्रिका। ठीक है, ब्राह्मण द्वारा या फिर हम कह सकते हैं पुरोहित द्वारा, ब्राह्मण या पुरोहित द्वारा एक, ब्राह्मण या फिर हम कह सकते हैं पुरोहित द्वारा शुभ मुहूर्त देखकर, ब्राह्मण या पुरोहित द्वारा शुभ मुहूर्त देखकर, कैसे कह सकते हैं यार, अपनी भाषा में बोले या फिर इनकी भाषा में, चलो एक इनकी भाषा में बोलते हैं, जो मेन हिंदी होती है उसकी बात हम समझाते थे। देखिए, पुरोहित द्वारा वधु पक्ष के एक शुभ मुहूर्त पर जो लिखी जाती है, एक तिथि लिख कर, और उसको मतलब कि वर पक्ष को दी जाती हैं, भेजी जाती हैं विवाह के लिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, लगन पत्रिका कहेंगे। कैसे भाई, मान लीजिए आपकी सगाई होगी, ठीक है। तो आप वधु पक्ष की ओर से शुभ मुहूर्त पर, भाई एक अच्छा मुहूर्त है, ठीक है, शुभ मुहूर्त पर पुरोहित आता है, शुभ मुहूर्त पर पुरोहित द्वारा ठीक है, हाँ, शुभ मुहूर्त पर पुरोहित द्वारा एक निश्चित तिथि को एक पत्र पर लिखा जाता है, एक निश्चित तिथि को कागज पर लिखा जाता है, और उसको लिखकर वर पक्ष को सौंपी जाती हैं, वर पक्ष को दी जाती हैं। उसे हम क्या कहेंगे, लगन पत्रिका कहेंगे। जो कि नारियल होता है ना, जो नारियल उसके ऊपर बांधी जाती है ना, जो नारियल के ऊपर है वो बांध के, ठीक है, और उसके ऊपर वो एक पत्थर रखा जाता है, और वो दोनों मिला के साथ में फिर वो वर पक्ष की ओर सौंपा जाता है। वर पक्ष को, जो ससुराल होते हैं, वधू की जो लड़की होती है, इनके ससुराल वाले होते हैं, उनको सौंपे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लगन पत्रिका, यानी कि नारियल आना। क्या भाई होता है ना कि हाँ यार आपके कब शादी है, कि यार नारियल आएगा तब पता चलेगा। तो वैसे नारियल ही बोलते हैं, और तो क्या बोलते हैं। तो इसी नारियल का दूसरा नाम क्या है, लगन पत्रिका है, जो कि पुरोहितों या ब्राह्मण द्वारा एक शुभ मुहूर्त पर निश्चित तिथि पत्र पर लिखकर वर पक्ष को दी जाती हैं विवाह के लिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, लगन पत्रिका कहेंगे। तो ये थोड़ा सा बहुत दोहराया था, है ना, लेकिन था सिंपल, लेकिन ये क्या आने में दिक्कत जीव पर, तो वो चीज़ होती है। अब लगन पत्रिका हो गई, तो यहाँ तक तो थे सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो सर कि आगे आने वाला हार्ड है क्या, नहीं इतना हार्ड नहीं, नॉर्मल है। अब थोड़ा पुरुष की भी बात कर लेते हैं, सारी महिला की बात करें इस लड़की के, थोड़ा पुरुष के बारे में सोच लेते हैं यार, उनके भी क्या हाल होगा। ठीक है, अब इनके क्या करेंगे, इसके जो चोटी वगैरह हटा देंगे, यही काम है हमारा, दूसरा कुछ नहीं। अब ये लड़का है, अब इनका क्या करेंगे, कपड़ा सिलाएंगे। क्या करेंगे, कपड़ा सिलाएंगे। तो क्या उसको हम क्या कहेंगे, कौन से त्योहार कहेंगे, इकताई। क्या कहेंगे, इकताई।
एकताई का मतलब क्या है? शुभ मुहूर्त देकर दर्जी द्वारा पोशाक का नाप लिया जाता है। किसका? पोशाक का नाप लिया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? एकताई कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, इसको हम एकताई कहेंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा? कुमकुम होगा। तो इससे पहले होगा कुमकुम, दे लीजिए कुमकुम, कुम पत्रिका। ठीक है, ये क्या होता है? सगा संबंधियों को विवाह के लिए आमंत्रित करने के लिए, यानी कि सगा संबंधी को विवाह के लिए आमंत्रित करने के लिए एक निश्चित सगा संबंधियों को विवाह के लिए आमंत्रित करने के लिए रंगीन पत्र पर या फिर सोने चांदी के उस पत्र पर छींटे लगाए जाते हैं। छींटे लगाकर एक निश्चित तिथि लिखी जाती हैं और उस तिथि को सगा संबंधियों को बुलाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? कुमकुम पत्रिका कहेंगे, जिसको फिलहाल हम कुंकु पत्री भी कहते हैं। कुंकु तो कुमकुम तो बोलते नहीं है, कुंकु पत्रिका कौन बोलेगा? कुंकु पत्री बोलेगा। तो सगा संबंधियों को आमंत्रित करने के लिए रंगीन पत्र और या फिर हम कह सकते हैं सोने चांदी के छींटे लगाकर उस पत्र पर निश्चित तिथि वगैरह, डेट वगैरह लगी जाती हैं और उस दिन को आमंत्रित करने के लिए सगा संबंधियों को बुलाया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? कुमकुम पत्रिका कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे एक तो हो गए। फिर होगा हलदायन की पूजा। हलदायन क्या होती हैं? देखिए, वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, हलदायन की पूजा। ठीक है ना, ये होती है। जैसे ये है ना, अब इनका हम क्या करेंगे? जैसे बोलते हैं ना घी पिलानो, अब सीधे यही होता है अभी मारवाड़ी भाषा में, घी पिलानो। आप क्या बोलते हैं वो चीज़ें लगे, घी पिलाना। जिसके बाद में वो क्या होता है? वो घर घर जाता है, वहाँ पर खाने वगैरह खाते हैं सुबह। वो उसके बाद में वो कभी है ना घर पे खाना नहीं खाता है। अपने जो अपने परिवार वाले होते हैं वो क्या है, एक खाना खिलाते हैं। उस चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जब चाहे वधू बनते हैं चाहे वर बनते हैं, यानी कि जो बन्नी बनते हैं चाहे बन्ना बनता है, चाहे बींदनी बनते हैं चाहे बींद बनते हैं, जो भी बनेंगे ना, तो उसको खाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अपने जो परिवार वाले होते हैं उनके घर पर जाना पड़ता है, जो कि एक अच्छे व्यवहार के साथ में खाना खिलाया जाता है। फिर वापस क्या है, एक अच्छे ढोल थाली वगैरह होते हैं, उनके साथ वापस विदा किया जाता है। दिन में 2 बार होते हैं। वो हलदायन की पूजा के बाद में ये प्रक्रिया होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? घी पिलाना। ठीक है, और जिसके अंदर उसका मतलब कि तिल वगैरह निकाला जाता है और पैसे वगैरह दी जाती हैं। तो यही हलदायन की पूजा होती है, जिसका हम कह सकते हैं अब इसमें क्या था? गणेश की पूजा के साथ है। ठीक है ना, गणेश की पूजा करके साथ में गणेश जी की पूजा भी की जाती है और पाठ पर बैठाया जाता है। इसको क्या करेंगे? गणेश की पूजा करते हुए पाठ पर पूर्व की दिशा में बिठाया जाता है। गणेश की पूजा करते हुए पाठ पर पूर्व की दिशा में बिठाया जाता है, चाहे वर हो चाहे वधू हो। तो उसको हम क्या कहते हैं? हलदायन की पूजा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो बड़ी अच्छी बात है। फिर हमारा होता है तेल चढ़ाना। इसके बाद में क्या होगा? तेल चढ़ाना। तो इससे मेरे को एक चीज़ याद आ गई, तो वो है अभी हिस्ट्री का है, लेकिन जब कोई याद आती है तो वो बतानी भी ज़रूरी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता लेकिन फ़िलहाल बता देते हैं। तो ये राणा हमीर था। ठीक है, तो उसका एक श्लोक था, श्लोक भी कह सकते हैं या फिर यही श्लोक ही होता है। तो उसने क्या बोला था? सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर चढ़े न दूजी बार। कि जिस प्रकार एक स्त्री पर तेल दोबारा नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार हमीर का जो हट है ना, वो कभी हमीर ने जो बात बोल दी ना, वो कभी पीछे नहीं हटता है। उसी बोले तिरिया तेल हमीर हट चढ़े दूसरी बार। जो हमीर ने जो हट पकड़ लिया ना, वो कभी पीछे हटता नहीं है। सिंह यानी शेर बार जब एक रास्ते से गमन करता था, कभी वो पीछे नहीं मुड़ कर नहीं देखता है। और केले के पेड़ पर एक बार ही फल लगते हैं। तो इसी प्रकार याद आ गया था। अब कल्चर में देख कहाँ बताने का आवश्यकता है, लेकिन फिर भी एक तेल चढ़ाना था, यही होता है। ऐसे चाहे वर हो चाहे वधू हो, ठीक है, उनको तेल चढ़ाया जाता है ना। जो नहाने के समय उनको तेल चढ़ाया जाता है, जिसका हम यही कहते हैं विवाह से पूरे वर वधू को तेल चढ़ाना। शादी होने से पहले वर या वधू को सिर पर तेल चढ़ाना क्या होता है?
तेल चढ़ाना एक रस्म होती है। ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। तो इसके बाद हमारा क्या होता है, गणपति पूजन। भाई तेल वगैरह चढ़ गए, अब गणपति की पूजा करेंगे, गणेश जी की क्या करेंगे, पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा, गणेश जी की पूजा। तो एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, जिससे में रात को बंदोड़ी होती है ना, उससे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। माटी होती है ना, माटी के गणेश जी बनाए जाते हैं, और माटी के गणेश जी बनाने के बाद में उनको पूजे जाते हैं और घर में रखे जाते हैं। साथ में लकड़ी होती है, लकड़ी का गड्ढा होता है, गट्टा है ना, उनको भी पूजा जाता है। तो हम क्या कहते हैं, गणेश जी की पूजा करना। तो बंदोली से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उस रस्म को क्या कहते हैं, गणेश जी की पूजा कहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं विवाह के दिन या वर एवं वधू के मतलब कि घर पूजन की जाती है, तो गणेश जी की पूजा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा बंदोड़ी। ये एक रस्म होती है बंदोड़ी, जो कि वर एवं वधू की आरती उतारी जाती है। विवाह के लिए एक भी शुभ विवाह है तो पहले दिन क्या करेंगे, उसकी आरती उतारेंगे शुभ कामनाएं के लिए, भी आपका विवाह है वो सुरक्षित रहे, कभी भी बीच में दरार नहीं हो। कि शादी है ना, ऐसी शादी होनी चाहिए कभी भी के बीच के अंदर दरार नहीं पड़े, कभी आप दोनों के बीच में लड़े ही नहीं हो। लेकिन लड़ी तो होने वाली तो होगी वो तो कितने भी रस्म मनाएंगे तो भी लड़ी तो होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा ये रस्म होती है, बंदोली की रस्म, वो इसी कारण होती है कि कहीं पर झगड़ा वगैरह नहीं हो, वो भी एक है ना सुरक्षित रहे, एक अच्छा रहे, शुभकामनाएं की जाती हैं। तो वो हो जाती है हमारी बंदोली। तो उसके बाद में होती है हमारा होता कांकण बंधन। क्या होता है, कांकण बंधन, वो कहाँ लिखे, हटाते हैं इसका। कांकण बंधन, कांकण बंधन, ये क्या होता है, विवाह से पहले वर एवं वधू का दाहिने हाथ, जो ये दायां है ना, इस हाथ पर एक डोरा बांधा जाता है, कांकण डोरा, उसे हम कांकण बंधन कहते हैं। वो एक त्योहार होता है, तो शादी के बाद में उसको खोल दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्लियर है। फिर हम देखते हैं कांकण बंधन के बाद में रत जगा। रत जगा ये भी क्या है, रात को जाकर महिलाओं द्वारा गीत गाया जाता है। क्यों, क्योंकि उन जो वर एवं वधू होते हैं, उनके विवाह की एक लंबी कामना के लिए, आपका विवाह है वो लंबी समय तक क्या रहे, सुरक्षित रहे, और आप भी क्या रहो, सुरक्षित रहो। लेकिन लड़ाई तो होने वाली तो होएगी, चाहे कितना भी करो, चाहे वर हो चाहे वधू हो। देख भाई, लड़ी होगी जी को, वो लड़ी होगी, वो रुकने वाली नहीं है। ठीक है, जिसके हम बन्ना बन्नी भी कह सकते हैं, बन्ना बन्नी, लड़ी तो होने वाली वेला। तो ये चीज़ हमारे होती है जो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। फिर हमारा रोड़ी होती है। क्या होती है, रोड़ी, ये भी एक त्योहार होता है, रोड़ी। और रोड़ी को हम बोल सकते हैं गुरा पूजन, रोड़ी बोल सकते हैं, या इसको हम गुरा भी बोल सकते हैं, गुरा पूजन। ठीक है, ये कब, जैसे ही वो वर होता है, उसकी जब बारात चढ़ती है, तो उससे पहले वो क्या करते हैं, कूड़ा कचरा वगैरह होते हैं, उनकी क्या करते हैं, आरती उतारते हैं, उनकी पूजा करते हैं ना, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ उनकी पूजा करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रोड़ी या पूजन कहते हैं। जिसके कि बारात रवाना होने से पूरे रोड़ी का पूजन करना, ताकि धूप है और कह सकते हैं गर्मी है, पसीना है, उसका क्या ना हो, एहसास नहीं हो। रोड़ी पूजन यानी कि गुरा पूजन, रोड़ी पूजन कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, गुरा पूजन कह सकते हैं। जिसका मतलब ये होता है, बारात चढ़ने से पहले इसकी पूजा की जाती है, ताकि गर्मी नहीं लगे, पसीना ना लगे, और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, और न ही किसी प्रकार की भूख लगे। ठीक है ना, ये चीज़ होती हैं। रोड़ी का मतलब क्या होता है, रोड़ी का मतलब यही होता है कि भाई, जैसे रोड़ी का तात्पर्य ये होता है, जो कूड़ा कचरा का स्थान होता है, कूड़ा कचरा। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसके बाद हमारी बात आएगी बत्तीसी। ठीक है, अब बत्तीसी नूतना, ये पहला आता है लेकिन बीच में डाल देते हैं यार, चलो इसको बाद में बात करेंगे। बत्तीसी नूतना, क्योंकि ये बीच में प्रक्रिया से थोड़ा क्या डिस्टर्ब हो जाता है,
जो एकदम विवाह शुरू कर रहे हैं, बारात चढ़ने वाली है थोड़ी देर में, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, अब शादी कर देंगे आपकी क्या करेंगे, शादी कर देंगे, ज़्यादा कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लेके आए, इसके बाद में लेके आते हैं वैवाहिक स्नान। थोड़ी सॉरी इनको पहले लेकर आना चाहिए। वैवाहिक स्नान, वैवाहिक क्या बोलेंगे, वैवाहिक स्नान। इसका मतलब क्या होता है, स्नान है वो जीवन में 3 बार ही होता है, तो बस बाकी दिन क्या करते हैं भाई, स्नान मान लो 3 बार होता है, फिर बाकी दिन क्या करते हैं भाई, बाकी दिन तो स्नान करते हैं, वो स्नान नहीं होता, वो एक टाइम पास होता है। कैसे, देखिए, पहला स्नान होता है जन्म के समय, ठीक है, और दूसरा होता है विवाह के समय, और तीसरा होता है मृत्यु के समय। और ये तीनों ही हम बात शुरुआत से भी कर रहे हैं और एंड तक करेंगे, जो कि अब 10 मिनट का और लगेगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जन्म के समय स्नान कराया जाता है, और विवाह के समय वैवाहिक स्नान हो गया, ये एक रस्म है, ध्यान रखना है। ठीक है, और मृत्यु के समय स्नान होता है। सर तब तो सर हम बर्बाद हो गए, कैसे हो गए कि सर तब तो हम स्नान करे, तो इसका मतलब वो तो फर्जीवाड़ा है तो देख लो भाई, फर्जीवाड़ा है या फिर सही है, वो तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार है। ठीक है ना, अब इसको कहते हैं वैवाहिक स्नान, क्लियर है। चलो हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारा हो जाता है मूठ भरई। क्या हो जाता है, मूठ भरई, मूठ भरई कैसे सर, समझ में नहीं आया हमें। देखिए, जैसे ही बारात अब रवाना हो गई, ठीक है ना, लेकिन इससे एक और त्यौहार आता है वर यात्रा, वो पहले लेते हैं आप। ऐसे काम नहीं, कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, कभी कभी यार उल्टा सुल्टा हो जाता है। वर यात्रा, अब जैसे ही बारात अब रवाना हो रही है, ठीक है, उन टाइम बारात बीच में रोक दी थी, पहले स्नान करा देता, लेकिन वो क्या, पहले वर की यात्रा करनी जरूरी है। तब जैसे बारात रवाना हो रही है और घर से बाहर निकल गई है, आप अनुमान लगाइए, आपका विवाह हो रहा है, आप घर से बाहर निकल गए हैं और बारात की घोड़ी पर चढ़ने वाले हैं। मान लीजिए घोड़ी पर चढ़ गए हैं, मानने में क्या जाता है, मान लो ना यार घोड़ी पर चढ़ गए, ठीक है, क्या हो गया, दीपावली चल रही है, ठीक है। अब घोड़ी पर चढ़ने के बाद जो हमारे मम्मी होती है ना, जिसको मम्मी बोलते हैं, कोई बई बोलते हैं, कुछ कुछ भी बोलते हैं, कोई धाई माँ, सॉरी धाई माँ नहीं बोलेंगे, मम्मी बोल सकते हैं, या फिर बई बोल सकते हैं, है ना, या मॉम बोलते हैं, मॉम या मम्मा बोलते हैं। खूब नाम हो गया अब तो यार, मम्मी का नाम खूब हो गया, मम्मी, बई, मॉम, मम्मा, ये सारे नाम होते हैं। और जिसमें शादी के समय यह घोड़ी के साथ साथ में चलती हैं, लगभग घर से या आधा किलोमीटर के आसपास साथ में चलती हैं, जिसे में बारात रवाना होती है तब तक। क्यों, क्योंकि वो आगे चल कर क्या बुलाएंगे उसको, एक मतलब कि बधाई देगी कि आप, है ना, कांग्रेचुलेसन, अब बोलते कांग्रेचुलेसन, पहले बोलते बधाई, कि आपको बधाई हो, और मतलब कि वधू को एक अच्छी तरीके से लेकर आना, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, और आपकी शुभकामनाएं देती हूँ मैं, और ज़िंदगी भर तक आप साथ में रहेंगे। तो मम्मी हमें क्या करती हैं, ऐसा आशीर्वाद देती हैं। और उस समय वो बेटा क्या करता है, मम्मी का दूध पीता है विवाह के समय। जैसे ही बारात रवाना होती है, आगे जाके कुछ समय बीच में रुकते हैं, रुकने के बाद वापिस, है ना, रुक के वो, है ना, मम्मी का दूध पीता है, और उस दूध का ही नाम ये होता है कि बेटा मेरी सेवा करनी है, और अब दोनों ही मिलके, है ना, पति पत्नी, तुम बेटा है, वो मेरी बेटी है, दोनों मिलके मेरी सेवा करनी है। लेकिन फिलहाल कई बार सेवा किस प्रकार होती है वो उस हद तक हम समझ सकते हैं। कई बार तो ऐसे भी कहीं देखने को मिलता है कि विवाह होने के बाद वो अलग हो जाते हैं। जब पैसे होते तो अलग होंगे यार, क्या है, जॉब लग जाती हैं तो वो कभी पैसे देखे ही नहीं, तो फिर ऐसे ही बोलेंगे अलग ही होंगे मम्मी पापा से। तो एक मम्मी पापा ने उनको क्या कहते हैं, विवाह क्या है, शादी की है, शादी करने के बाद में वो अलग हो जाते थे, ये अच्छी बात नहीं है। और कई बार तो यहाँ तक होते हैं, घर वालों को बाहर भी निकाल देते हैं कि आप दोनों अपना काम जानें। बहुत बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो थोड़ा सा उससे क्या है, बच कर रहना होता है। तो दूध का ही मतलब ही यही होता है। वर यात्रा का मतलब ये होता है, माँ आशीर्वाद देती है, बेटा जा और अपनी पत्नी को एक, है ना, कह सकते हैं अपने वधू को एक सुरक्षित, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वधू को लेके आना है, ठीक है ना, ये चीज़ होती है, उसे हम वर यात्रा कहते हैं। ठीक है, विदा किया जाता है, ये चीज़ होती है। अब इसके बाद हम वापस आ जाते हैं मूठ भरई पर। ठीक है,
अब ये क्या होती हैं देखिए, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। मूठ भराई का मतलब ये होता है कि जैसे ही बारात रुकती हैं तो उन वहाँ पर क्या है, एक सारे सिक्के होते हैं ना, इकट्ठे किए जाते हैं। पहले सिक्का करते थे, अब ज़्यादातर पैसे करते हैं। एक थाल होता है, थाल के अंदर सारे पैसे डाले जाते हैं या फिर सिक्का डाले जाते हैं। तो उस मतलब कि वर को बोला जाता है इनमें से एक झपटी भरनी है, और जितने भी आए हैं वो आपकी जीत होती है कि यार इतने लेके आए हैं, इतने हाथ में भरे हैं। तो कभी 10-10 के नोट होते हैं, वो 10 नोट भरते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूठ भराई कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती हैं। ठीक है, बाराती के मध्य वर को बैठाकर उसकी मुट्ठी में दिए जाने वाले कलरदार सिक्के जो हाथ से वो लेता है, यानी कि वर को बारात के बीच में बैठाकर एक थाल के अंदर सिक्के रखे जाते हैं और वर को बोलते हैं सिक्के सारे उठिए, जिसे हम क्या कहते हैं, मूठ भराई कहते हैं। क्लियर है ना। फिर हमारा क्या होता है, मूठ भराई के हमारे बाद में आ जाता है मधुपरक। मधुपरक, मधुपरक। अब मधुपरक कौन सी रस्म होती है, यहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, जैसे हम समेला भी बोलते हैं, समेला, मधुपरक। इसमें यह होता है जैसे बारात आती है ना, बारात को देखने के लिए महिला भी जाती है, कभी कभी साथ में पुरुष भी जाते हैं, उस बारात को देखने के लिए जाते हैं, जिसे हम मधुपरक या समेला कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा हो गए। और इसके बाद में पानी ग्रह होता है या फिर कलश बंधन या तोरण कह सकते हैं। ठीक है, पानी या कलश कह सकते हैं या बंधन कह सकते हैं। ठीक है, पानी ग्रह। एक होता है बरी पड़ला। ठीक है, बरी या फिर हम कह सकते हैं पड़ला, पड़ेला। ये दोनों क्या होती हैं। बरी का मतलब होता है जिसमें बारात के समय जाते हैं तो वो उस वधू के लिए बरी लेके जाते हैं, यानी कि कपड़ा लेके जाते हैं, ड्रेस लेके जाते हैं, जो कि उनको दी जाती हैं, और वो ड्रेस पहन के वो शादी करेगी, विवाह करेगी, फेरा खाएगी। तो उसे हम कहते हैं भाई बरी। और पर्दा, पर्दा का मतलब होता है सोना चांदी और भोजन, फल फ्रूट है वो सारे होते हैं, उसे हम कहते हैं पर्दा। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो इस वरी या पर्दा यानी कि वस्त्र परिधान कर सकते हैं, वस्त्र परिधान, इसको भी ऐसे बोल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम करते हैं कलश बंधन। अब यहाँ दिक्कत आ गई, कलश बंधन क्या होता है। कलश बंधन, बंधन। ठीक है, वर द्वारा, या इसको हम तोरण भी कह सकते हैं, दूसरा नाम ले तोरण। ठीक है, वर द्वारा मुख्य द्वार पर जाकर, वर द्वारा मुख्य द्वार पर जाकर नीम की डाली को मतलब कि टच लगाना, उसे हम कहते हैं कलश बंधन या तोरण कहते हैं। कहते हैं तोरण तोड़ दियो, कलश बंधन, तो उसी हम कहते हैं तोरण कहते हैं। ये पर हम उसको कह सकते हैं कलश बंधन कह सकते हैं। जैसे हम वधू के घर पर पहुंचने पर वर द्वारा मुख्य द्वार पर घोड़े पर चढ़ा कर नीम की डाली उन पर टक लगाए जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, डाली मारता है, नीम की डाली मारता है। या फिर कभी कभार क्या होता है अभी तो क्या ज़्यादातर नीम की डाली भी होती हैं और दूसरे वो भी होता है बोड़ी, है ना, वो भी साथ में होती है, उसी से भी तोरण मारा जाता है। बोड़ी से मुख्य द्वार पर मारा जाता है, बोड़ी द्वारा नीम द्वारा वहाँ पर मारा जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, इसको हम ऐसे कह सकते हैं तोरण कह सकते हैं, कलश बंधन कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हमारा होता है मंडप चौरी। अब देखिए लकड़ी की मुख्य मतलब कि घर के अंदर लकड़ी की चार ओर बंधा जाता है। क्या कहते हैं, लकड़ी का चार ओर, ऐसे नहीं है घर के चारों ओर, यानी मुख्य जो जैसे फेरा खाते हैं ना उसके बीच में लकड़ी से चारों ओर बांधे जाते हैं। ठीक है, और उसके बीच में जोत जलाई जाती है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, मंडप चौरी कहते हैं। तो ये बात हो गई विवाह स्थल पर बांसों का बनाया जाने वाला मंडप, बांसों का बनाया जाने वाला मंडप। अब कई बार ऐसी होती है कि अग्नि पर ही फेरा क्यों लिया जाते हैं, बीच के अंदर बाल्टी रख दी जाती है पानी की और उसके चारों ओर फेरे ले ले, ये भी हो सकता है ना। तो ये ऐसा कि ये चीज़ गलत होती है, इस प्रकार नहीं होता है। तो इसीलिए तो बांस की जो लकड़ी होती है उनके चारों ओर, उनके जो है ना चारों ओर बांधे जाते हैं, फिर बीच के अंदर अग्नि की जोत जलाई जाती है।
फिर उसके चारों ओर फिर रख लिए जाते हैं, इसीलिए उसे हम कहते हैं चौरी मंडप कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ क्लियर है। फिर हमारा हथलेवा आ जाता है। हथलेवा का मतलब ये होता है कि वर एवं वधू दोनों के जो दायां हाथ, ये मेरा दायां हाथ है और इधर वाले वधू होगी तो इसका दायां हाथ, ठीक है, ये ऐसे मिलाया जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक जो है ना कुछ सिक्के वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ उसके अंदर होता है जो बीच में रखता है। वो कौन रखेगा, मामा होता है वधू के। वो मामा आता है, वो सिक्का रखते हैं और हाथ बंधाता है। बड़ा साथ में होते हैं लेकिन मामा क्या हाथ बंधवाते हैं, इसे हम हथलेवा कहते हैं। ठीक है ना। और इसको हम किस भाषा में बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर या वधू के मामा के घर में जाकर वर और वधू के हाथों में मेहंदी रखकर हाथ जोड़े जाते हैं और उसे हथलेवा जोड़ना कहते हैं। ठीक है। और मामा है वर और वधू के घर जाके मतलब कि मेहंदी बीच में रखकर हाथ जोड़ता है, जिसे हम हथलेवा कहते हैं। फिर हमारा होता है कन्यावादन हो जाता है, जैसे कन्यादान भी कह सकते हैं। कन्यादान का मतलब क्या होता है कि वर हैं मतलब कि वधू के जो घर वाले होते हैं वो क्या है कि खाना नहीं खाते हैं, उसको मतलब कह सकते हैं व्रत रखते हैं। जैसे ही विवाह होने के बाद वो व्रत खोलते हैं, उसे कन्यादान कहते हैं, है ना। कन्यादान, सॉरी कन्यावल कहते हैं। कन्यादान होता है, कन्यावल कहते हैं। ठीक है। तो यही तो दिक्कत होती है, कन्यादान क्या होता है, कन्यावल क्या होता है। कन्यावल का मतलब होता है विवाह से पहले वधू के परिवार वाले व्रत रखते हैं, तो उसे हम कन्यावाल कहते हैं। क्या कहेंगे, कन्यावाल। यानी वधू के पिता द्वारा हथलेवा जोड़ते समय, सॉरी वधू के घर वाले विवाह के दिन उपवास करते हैं और वधू का मुख देखने के बाद, जब वधू का मुख देख लिया जाता है तो वो उपवास खोल देते हैं। और कन्यादान, जिस समय हथलावा जोड़े जाते हैं उस समय पिता द्वारा कन्या का दान किया जाता है। कैसे क्या दान देंगे, कोई बकरी का कहते हैं, कोई गाय का कहते हैं, कोई भैंस का कहते हैं, और यदि ज़्यादा पैसा हो तो कोई कार वगैरह स्कॉर्पियो वगैरह वो भी दे सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। इस समय इसके बाद में ओलंदी। अब सर ओलंदी क्या होती है, जिस समय वधू अपने ससुराल जाती हैं और उसके साथ में एक महिलाएं जाती हैं, उसे हम ओलंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलंदी कहते हैं। तो ये भी क्लियर है। अब तो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है। फिर माया की गेह, और जिसमें वो शादी करके खड़े होते हैं, तो दोनों ही खड़े होकर वो माता जी होते हैं, जो भी भगवान होते हैं, उनको है ना सिर से प्रणाम करते हैं कि भाई हमारा जो जोड़ा है वो सदा के लिए क्या रहे, अमर रहे। तो उसे हम क्या कहेंगे, माया की गेह कहेंगे। ठीक है ना, ये हो गया। और इसके बाद हमारा जेवन वार होता है, यानी कि विवाह होने के बाद में दूसरे दिन वो भोजन होता है। वधू के पक्ष वाला जो दूसरे दिन खिलाए जाते हैं उसके हम जेवनहार कहते हैं। ठीक है। पक्ष पहले बार 4 बार, सॉरी मतलब कि वधू के पक्ष वाला भोजन है वो पहले बार 4 बार खिलाया जाता है, उसे हम जेवण हार कहते हैं। क्या कहेंगे, जेवण वार भोज कहेंगे। फिर जानो टन होगा, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन, जावन टोण, जावन टोण, जावणो टन, जावणो टन। इसको हम क्या कहेंगे, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन जावण टोण, जावणो टोण हो जाता है जानो टन, जानो जानो टन, ये हो जाता है। और इसके बाद में होता है वो होता है बड़ार। क्या होगा, बड़ार, बड़ार। वधू पक्ष द्वारा जो भोजन बचता है वो दूसरे दिन खिलाया जाता है, वो एक रस्म के तौर पर, उसे हम बड़ार कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ार कहते हैं। फिर बड़ा लिया जाता है। तो दक्षिणी राजस्थान में जनजाति द्वारा, मतलब कि दक्षिणी राजस्थान में जनजाति द्वारा जो दोनों के बीच में जो शादी कराने वाला होता है, जो रिश्ता दोनों को मिलाने वाला होता है, उसके बड़ा लिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ा लिया कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान में जनजाति में दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध मध्यस्थता करने वाले को क्या कहेंगे, बड़ा लिया कहेंगे। यानी वर व वधू दोनों का रिश्ता कराने वाला, जो मध्यस्थता करने वाला, जो बीच वाला होता है, उसे हम क्या कहेंगे, बड़ा लिया कहेंगे। बड़ा लिया, बड़ा लिया, ये चीज़ होती है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। फिर खोड़ या फिर टुंडा नाच होता है, जैसे ये दूल्हे के घर विवाह वाली रात के महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाले रस्म में, यानी जैसे मैं दूल्हा विवाह करने जाता है और पीछे से रस्म विवाह जब, सॉरी दूल्हा जब विवाह करना जाता है तो पीछे उस घर पर विवाह की रस्में निभाई जाती हैं, तो उसके हम टुंडाड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं, खोड़िया, टुंडा नाच कहते हैं। खोड़िया, खोड़िया, या फिर हम उसे कहेंगे टुंडा नाच।
टुंडा नाच, नाच, ये हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में जुआ जुवी, विवाह करने के बाद में वर एवं वधू दोनों ससुराल में आते हैं, वर के घर और वधू के ससुराल आते हैं और उस समय जुआ जुए खेले जाती हैं। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे दोपहर में भोजन के पश्चात होने वाला खेल होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, जुआ जुए खेलते हैं। फिर पैरावणी या रंग बिरंगी, जैसे बारात रवाना होती है उस समय जो बाराती होता है ना उसको कुछ दिए जाते हैं, इनाम दिए जाते हैं कि भाई ये आप ऐसे लेकर, कोई कटोरी देते हैं, कोई कुछ देते हैं, तो उनको दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरावणी या रंग बिरंगी कहते हैं। ठीक है। बारात विदा के समय फिर विदाई हो जाती है कि जिसमें विवाह होने के बाद में वधू को विदाई दी जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, वधू की विदाई होती है उसे विदाई कहेंगे। फिर पूंगना या परखना, वर एवं वधू की परीक्षा से विवाह की जाती है। ठीक है। परीक्षा से विवाह के पश्चात एक दूसरे के घर पर संपन्न होता है, उसे पूंगना या परगना कहते हैं। यानी वर एवं वधू के विवाह के बाद में एक दूसरे पर घर पर फंक्शन होते हैं तो उसे हम एक अलग तरह का नॉर्मल फंक्शन होता है जिसे हमें पूंगना या परखना कहते हैं। फिर हमारा गोना होता है। क्या होता है गोना, एक और वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट होता है गोना। गोना का मतलब सर ये क्या होता है, गोना का मतलब होता है नाबालिग वधू, जब शादी होती है वो वधू क्या होती है 18 साल तक कम होती हैं और उसके बाद में वो ससुराल जाती हैं तो वो रस्में रमाई जो सॉरी वो रस्में निभाई जाती हैं उसे हम कहते हैं गोना। ठीक है ना। और एक दूसरी रस्म होती है जो होता है मुकलावा। मुकलावा विवाह के बाद में वर द्वारा पहली बार ससुराल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मुकलावा। ठीक है। ये भी क्लियर है। और इसके बाद में पानी पाड़ा, सर आप तो मृत्यु तक लेके आ गए पानी पाड़ा, क्या हो गया, पानी पाड़ा। तो आप बोलेंगे सर अभी तो जन्म से शुरू किया था तो मृत्यु तक लेके आ गए, पानी पाड़ा यानी कि मरने के बाद में जब उसको मतलब कि जलाने के लेके जाते हैं उस वहाँ पर जाते हैं तो उसको पानी बढ़ाते हैं। जैसे वर बताएं अब उसके ससुराल में कोई चला जाता है गुजर जाता है तो गुजरने के बाद में वहाँ पर जाते हैं तो उसे हम पानी बाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, पानी बाड़ा। ये भी होता है। ठीक है। और किसी मृत्यु होने पर उस स्थान पर जाना पानी पाड़ा कहलाता है। मौसर यानी कि जब ये मर गया, मरने के बाद 12 दिन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मौसर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम मुग्धना होता है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनाशक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। मुग्धना भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनाश स्थापना के बाद में लाई जाती हैं। फिर श्राद्ध पक्ष हो जाता है। श्राद्ध कहता है ना मेरे दादाजी की श्राद्ध करना है, मेरे उनके पूर्वज का श्राद्ध करना है, 16 श्राद्ध होते हैं उसे हम उनका श्राद्ध करते हैं, उनको भोजन दिया जाता है, उनकी आत्मा को शांति दी जाती है, वो श्राद्ध होते हैं। अब बोलेंगे सर आप तो अभी तो शादी कर रहे थे, अभी तो जन्म के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ से रस्में लेकर यहाँ तक आ गए, पानी पड़ा आ गए, मृत्यु होने के बाद में उस स्थान पर जाते हैं, उनके घर जाते हैं, वो पानी पड़ा जाता है, मौसर हो जाते हैं, मरने के 12 दिन वो मौसर हो जाता है। सर यहाँ तक भी नहीं छोड़ा, श्राद्ध भी नहीं छोड़े, गुजरने के बाद में उनकी आत्मा को शांति के लिए दिए जाने वाला भोजन महाराज को वो क्या हो जाता है, श्राद्ध हो जाता है। सर वो भी नहीं छोड़े, सर क्या छोड़े अब। तो इससे पहले इसके बीच में हमारी एक और थी, क्या बात थी, जिस समय शादी होती है ना उससे पहले क्या करते हैं,